हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ जनवरी 2025 का पेपर डिस्कस करूंगी जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। इससे पहले मैंने आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ एक पेन डायरी बुक बना लीजिए और हमेशा लिखिए आज आपने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया मेरे साथ या आपने कौन सा क्वेश्चंस को आज लर्न कर लिया। ठीक है, तो ये यूनिट 2 रहता है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। और अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट या आपके पेपर 2 में ये रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, तो जैसे कि मैं कॉमर्स से हूँ तो हमारा यूनिट नंबर 5 पूरा इसी पर रहता है। तो आपको ये दोनों टॉपिक्स के लिए हेल्प रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग टेक्निक्स दैट आर फॉर स्टडिंग हिडन पॉपुलेशंस। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ही अक्सर हिंट होता है। अब यहाँ पर अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी कभी पढ़ी है, आप पीएचडी कर रहे हो या आपने एमफिल ऑलरेडी की हुई है, अभी जैसे अगर आपने देखा होगा प्रेजेंटली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी ये टॉपिक आता है, तो सैम्पलिंग टेक्निक्स का वो पूछ रहे हैं हिडन पॉपुलेशन के लिए कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक। अब इससे पहले अगर मैं सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी दो टाइप्स के रहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी कब लगता है और नॉन प्रोबेबिलिटी कब लगता है, ये खुद में एक पूरा ओशन है जिसको पढ़ाना भी मैं 2 मिनट में तो नहीं कर सकती हूँ। बट यस, अभी यहाँ पर टॉपिक एक्सप्लेन करके मैं आपको जरूर बताती हूँ। मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल की व्यूअर, मैं हर बार ये बोलती हूँ कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो उसको कंप्लीटली पढ़े। और ये एक ऐसी चीज है रिसर्च जो सिर्फ नेट सेट पीएचडी के लिए हेल्प नहीं होगी, बट आप जब भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट या आगे जाके आप प्रोफेसर बनते हो, आपके रिसर्च में हमेशा ये एक कंट्रीब्यूशन रहेगी कि आपको बेसिक्स से ही बहुत स्ट्रांग था आपके बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, बी स्नोबॉल सैम्पलिंग, सी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग। अब अगर आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी मेथड्स कौन से हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ए और सी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ये रहते हैं प्रोबेबिलिटी मेथड्स। प्रोबेबिलिटी मेथड्स कब लगते हैं, सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन क्या है, यूनिट क्या है, ये मैं काफी वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। अगर आप अब तक मेरी रिसर्च की प्लेलिस्ट नहीं चेक की है, आप वो चेक कर सकते हैं। और मैंने एक पूरा 2 सेशंस अपलोड किए हुए जिस पर मैंने रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, पूरा अपना रिसर्च पेपर ही मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसमें भी ये मैंने बार बार रिपीट किया। ठीक है, तो अभी मुझे सबसे पहले याद होना पता होना चाहिए कि स्नोबॉल सैम्पलिंग और की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग ये आते हैं हिडन पॉपुलेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय हिडन पॉपुलेशन? देयर कैन बी डिफरेंट मीनिंग्स फॉर दिस, बट जनरली अंडरस्टैंड कि हिडन पॉपुलेशन यहाँ पर है जो इजीली हमें डेटा जिनसे कलेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल, I'm working on collecting some data related to drug addicts. It is so difficult that people will come to me, or when I'll go and talk to them, they will tell me that yes, they are drug addicts. There is a very, I'll say, less probability about people accepting. So what happens generally if I go to one of the person who is a drug addict, he may give me the reference of another person who is also a drug addict. ओके okay? जैसे एचआईवी पर अगर आप काम करो, कोई भी सेंसिटिव इश्यूज पर, अब यहाँ पर उन्होंने हिडन पॉपुलेशंस वर्ड यूज किया। ठीक है, तो स्नोबॉल का दूसरा नाम रहता है रेफरेंस, या फिर मैं बोलूं चेन। तो ये आपको याद रखना है कि स्नोबॉल के दूसरे नाम भी है और स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी है। आपने एक से बात की, उस बंदे ने आपको दूसरे का रेफरेंस दिया, तो ऐसे वो रेफरेंस और चेन हो गया। ओके, और की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग अगर आप पढ़ोगे जनरली क्वालिटेटिव स्टडीज में पढ़ा जाता है ना, व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव, ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम रिसर्च स्टार्ट करें तो डेफिनेटली आपको मेरी सारी वीडियोस हेल्प करने वाली है और वो आपको नेट के लिए भी आपको वीडियोस हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, और जिसमें आता है डी, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो हिडन पॉपुलेशंस एंड सैम्पलिंग टेक्निक पर पूछा गया। तो अगर आज ही आपको मेहनत करनी है तो आज ही आप बुक ओपन कीजिए रिसर्च की, और उसमें आज सैम्पलिंग मेथड्स विथ एग्जाम्पल्स जरूर स्टडी कीजिए। ठीक है, जैसे स्ट्राटा क्या होता है, या फिर सिंपल रैंडम को हम सिंपल रैंडम क्यों बोलते हैं, वो सारी चीजें भी बेसिक से क्लियर हो जानी चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री टू विच 2 or more ऑब्जर्वर्स, ठीक है, agree in their coding and scoring of behaviors they are observing and recoding। पहले क्वेश्चन को समझते हैं।
द डिग्री टू विच टू और मोर ऑब्जर्व, अब दो लोग हैं रेटिंग कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अग्री करते, किस चीज में अग्री करते हैं, कि वो जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो चीज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके लिए वो कोडिंग और स्कोरिंग ऑफ बिहेवियर्स पर वो लोग क्या कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं दोनों। ठीक है, अभी दो जजेस होते हैं, वो अलग तरीके से रेटिंग कर सकते हैं। किसी को सपोज मैं अगर डांस की बात करूँ तो किसी को डांस का सॉन्ग पसंद है, उनकी सॉन्ग सिलेक्शन, उनके स्टेप्स, या फिर मैं बोलूँ उनकी कोऑर्डिनेशन पसंद है, या मे बी उनके कॉस्ट्यूम्स, तो दोनों ऑब्जर्वर्स ज्यादा दो जजेस होंगे, वो उसके ऊपर अग्री कर रहे हैं। Okay, so the degree to which two or more observers agree in their coding and scoring of behaviors they are observing and recoding relates to, is it observer bias, is it observer drift, is it subject reactivity, or is inter observer reliability? ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नहीं भी पता था तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। वो बोल रहे दो लोग किस एक चीज पर अग्री हो रहे, तो ये बाय सॉरी तो ये बायस तो नहीं हो सकता, ये ड्रिफ्ट भी नहीं हो सकता, सब्जेक्ट रिएक्टिविटी भी नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। अगर हम ये टर्म को आज पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँ, कोई भी टर्म आपने पहली बार पढ़ा या एक क्वेश्चन में अगर आपने चार ऑप्शन दिए तो उसके बाद थोड़ा सा रीड कर लेते। तो आइए थोड़ा सा रीड करते, व्हाट इज इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब देखिए एग्जांपल में दिया, मेडिकल डायग्नोसिस व्हेन डिफरेंट डॉक्टर्स इंडिपेंडेंटली डायग्नोज अ पेशेंट विद द सेम कंडीशन आफ्टर एग्जामिनिंग द सेम सिम्टम्स, इट सजेस्ट देयर इज हायर इंटर रेटर रिलायबिलिटी। मेडिकल का जब डायग्नोस हो रहा है तो डिफरेंट डॉक्टर्स इंडिपेंडेंटली, मतलब एक डॉक्टर के पास आप गए फिर बी डॉक्टर के पास गए, तो जब वो इंडिपेंडेंटली सेपरेटली जब पेशेंट्स को डायग्नोस कर रहे थे विद द सेम कंडीशन, तो पेशेंट को एक ही प्रॉब्लम है और उन्होंने सेम सिम्टम्स बताए तो करेक्ट बताया, तो दोनों सेम चीज बोल रहे, तो उसको बोलते हैं इंटरेटर। सो दे अग्रीड ऑन द सेम थिंग, दो वर दे विद द पेशेंट इन डिफरेंट सेटअप। ठीक है, सेम पेशेंट विद द सेम condition but they were independently checking him. Okay, grading essays, if multiple teachers give similar grades to an essay using a rubric, it demonstrates high inter-rater reliability in the grading grade. अब multiple टीचर्स चेक करे किसी बच्चे का ऐसे या जो भी कुछ चेक करे, उसमें सबका सेम ही आंसर आ रहा है उनके लिए मार्क्स। तो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी refers to the degree of agreement among multiple raters or evaluators when assessing the same thing. It's used to determine the consistency of measurements when different people evaluate or measure the same subject or object. A high inter-rater reliability indicates that assessment is consistent and reproducible across different raters. ठीक है, तो अगर इंटर रेटर रिलायबिलिटी लेगी तो असेसमेंट कंसिस्टेंट है, मतलब सब लोग सेम चीज बोल रहे हैं और वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं डिफरेंट रेटर्स। ओके, सो ये द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर 4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। अगर आपको करेक्ट ऑर्डर पता होगा, अगर आप पहली बार रिसर्च पेपर्स लिख रहे तो रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी क्या रहता है, बहुत बार नेट सेट में पूछा गया रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी का डिफरेंस। तो अभी हमें क्वेश्चन बोल रहे सीक्वेंस लगाने के लिए, किसका, इन्फॉर्मेशन अबाउट अ रिसर्च आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द एपीए स्टाइल। तो अगर आप पहली बार एपीए स्टाइल पढ़ रहे तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, हम सोशल साइंस कॉमर्स वाले जनरली एपीए स्टाइल यूज कर रहे हैं। अभी अगर आप लिटरेचर से तो एमएलए है, फिर शिकागो स्टाइल है, बहुत सारे स्टाइल से, तो ये रेफरेंस है। अभी ये स्टाइल क्या होता है ना, मैं आपको पहले एग्जांपल पे लेके जाती हूँ। अगर आपने ऑलरेडी रिसर्च पेपर थीसिस किए तो बहुत इजी आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथर का डिटेल्स आती है और ऑथर का ना लास्ट नेम आता है, ठीक है, जिसको हम सरनेम बोलते हैं। फिर उसके इनिशियल्स आते हैं, देखिए कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर पीरियड है, फुल स्टॉप, फिर हमारे पास एंड है, मतलब एम्परसेंड डाल के 3 है, तो फिर 6 अगर ऑथर्स है तो कैसे करने का। फिर यहाँ पर ईयर आता है ब्रैकेट्स में, फुल स्टॉप, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, जैसे आपका टाइटल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, टाइटल ऑफ पीरियोडिकल जर्नल जहां पर पब्लिश हुआ, सपोज इट इज इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग, वॉल्यूम नंबर, फिर इशू नंबर वो ब्रैकेट्स में आएगा, पेज नंबर आता है, HTTPS, अब ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए। DOI का फुल फॉर्म क्या है, ये आज आपके लिए होमवर्क है, और DOI से क्या हेल्प होती है, तो ये आप क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ना इसका सीक्वेंस लगाना है, तो हम चलते हैं पीछे क्वेश्चन पर, देखते हैं। ये एपीए स्टाइल है, ऐसे MLA शिकागो स्टाइल पर भी क्वेश्चन आते हैं। So information about the research article according to the APA style of writing journal article references, choose the correct answer from the, ऊपर करेक्ट ऑर्डर बोल रहे तो उधर फर्स्ट, कभी भी असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बताया तो हमेशा याद रखिए हम फर्स्ट से लास्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ना सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अब वॉल्यूम नंबर तो स्टार्टिंग में आता नहीं है, सबसे पहले ईयर ऑफ पब्लिकेशन डेफिनेटली उससे पहले आता है, DOI हमने देखा लास्ट आता है, टाइटल ऑफ आर्टिकल पब्लिकेशन के बाद आता है, और नेम ऑफ जर्नल भी पब्लिकेशन के बाद। तो इन सारे स्टेप्स में सबसे पहले ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है, तो आई यूज द स्मार्ट स्ट्रेटेजी, बी एक ही में सबसे पहले था, तो हियर सेकंड हैज टू बी द करेक्ट आंसर।
सो ईयर ऑफ पब्लिकेशन के बाद आता है टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ आर्टिकल के बाद आता है नेम ऑफ जर्नल, नेम ऑफ जर्नल के बाद वॉल्यूम नंबर आता है और सी आता है हमारे पास DOI। ओके, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ये क्या होता है ये आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर नहीं दिया, तो पेज नंबर दैट सीक्वेंस में होता तो सीक्वेंस चेंज हो जाता, बट जो ऑप्शन स्टेटमेंट्स में नहीं दिया उनके बारे में नहीं सोचना है, ऐसे नहीं सोचना कि नेट सेट वालों ने क्वेश्चन गलत दिया है। सो यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके, सो हियर आपको ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer। कॉमन सेंस लगाई मैंने, प्रोवाइडेड आई वाज अवेयर। नेक्स्ट, इन मेनी स्टडीज दैट स्पैन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेरी प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको रिसर्च सीखे की प्लेलिस्ट में वहां पर बताया व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडीज और व्हाट इज लॉन्जिट्यूडनल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं हमेशा बोलती हूँ पहले वो वीडियोस चेक कर लीजिए, और वो मैंने काफी सीक्वेंस में बनाई है, तो एक पढ़ोगे आप तो दूसरी पर जाएंगे तो हमें सीक्वेंस समझ आएगा। तो इन मैनी स्टडीज जहां पर इट स्पेंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो कंटिन्यू चलती रहती है, जिसको लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज बोलते हैं। पार्टिसिपेंट इन द स्टडी में लीव, कुछ पार्टिसिपेंट छोड़ के जा सकते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। नाउ व्हाट इज इंटरनल वैलिडिटी, अगेन इट इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, ऐसे नहीं समझाया जा सकता, तो अगली बार मैं कभी कोई सेशन लूंगी तो उसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो कह रहे हैं जब एक स्टडीज में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलती रहते, पार्टिसिपेंट्स बीच में छोड़ के जा सकते हैं। अब पार्टिसिपेंट्स क्यों छोड़ेंगे, अगर वॉलंटरली था तो वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज देयर इज अ चांस दैट पीपल में डाई, ओके, और दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, तो ये होता है। तो इसमें इंटरनल वैलिडिटी को क्या नुकसान है, देखिए मे लीव इज द हिंट, तो टेस्टिंग नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, मोर्टेलिटी आंसर है, और मैच्योरेशन नहीं है। मोर्टेलिटी मतलब कुछ लोगों की डेथ हो सकती है ना, क्योंकि कभी मोर्टेलिटी डेटा अगर आप पढ़ोगे तो किसी की भी डेथ हो रही है, तो अगर आप जिनके ऊपर स्टडी कर रहे थे पार्टिसिपेंट से, जो भी ऑडियंस है आपकी, अगर उनकी डेथ हो गई तो डेफिनेटली, क्योंकि जब लोगों हम रिप्लेस करेंगे उन लोगों के बदले किसी और को स्टडी करेंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट भी डिफर करेगा। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोर्टेलिटी। तो ये पढ़ सकते हो आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग। मैं 1 मिनट पॉज कर लेती हूँ, अगर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप देख लीजिए कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल साथ जुड़ जाइए, और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शेयर कीजिए अपने टीचर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स जो भी PhD कर रहे हैं, नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमेशा बुक मेंटेन करें, नोट्स मेंटेन करें, तो उससे क्या होता है लास्ट मिनट जब हम पढ़ते हैं तो हमें ईजी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द कंटिन्यूस वेरिएबल्स। नाउ व्हाट आर कंटिन्यूस वेरिएबल, अगर कंटिन्यूस वेरिएबल पता है तो दूसरा वेरिएबल कौन सा है। नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड इन 100 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, weight of students, marks scored by students in an objective type examination, height of plants in an agriculture field। अब सबसे पहले हमें बताना चाहिए कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है, तो उसके पहले मैं आपको बताती हूँ, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आता है या तो टेल, ओके, फिर या तो 1 या 2 एग्जाम्पल। वेट ऑफ स्टूडेंट्स, या तो वेट बच्चों का, अगर मैं बोलूँ स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, तो सपोज वेट है 35 kgs, 36 kgs, 36.5 kgs, 46.5 kgs, 46.7 kgs, 50, 60। मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, तो या तो ट्रू फॉल्स है, करेक्ट है या रॉन्ग है, तो या तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, ऐसा नहीं है 1.5 या 0.5 मिल सकता है। और हाइट ऑफ प्लांट्स, हाइट ऑफ प्लांट्स, अभी हाइट हमेशा डेसिमल में रह सकती है, नॉट अ फिक्स नंबर। तो चलते हैं पहले देख लेते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स कौन से। तो देखिए कंटिन्यूस डेटा कौन सा होता है, जैसे पॉइंट में आ गया, और डिस्क्रीट डेटा हमेशा कौन सा होता है। अब मैं आपको पूछूं आपके कितने बच्चे, तो आप ये तो नहीं बोलोगे मेरे पास 5.5 बच्चे, 2.5 बच्चा है, ठीक है, आपके पास कितने वर्कर्स है, कितने स्टूडेंट्स है, आपको एग्जैक्ट काउंट पता है, कभी भी हाफ में नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। और जहां पर हम ये डेसिमल लगा सकते हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यू, वो चलता रहता है। 46.7, 1.32, तो यहाँ पर आप देखोगे वेट ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है और हाइट ऑफ प्लांट्स। कभी भी मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन ऑन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं होगा, नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड इन 100 टॉसेस ऑफ अ कॉइन भी पॉसिबल नहीं कि हाफ में आंसर है। तो हियर द करेक्ट आंसर हैज टू बी बी एंड डी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको कॉमन सेंस से कैसे आंसर्स बताए, इसके लिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, अगर आपको पता ही नहीं था कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है तो आपका आंसर, बट कॉमन सेंस से कंटिन्यू मतलब जो कंटिन्यूशन में रहेगा। यहाँ पर मैंने आपको फिर से मीनिंग के साथ बताया, अगर आप क्वेश्चन की हिंट समझ आते, पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी में लीव, इसके लिए पहले हमें लॉन्जिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल भी पता होने चाहिए। फिर यहाँ पर भी मैंने आपको एपीए स्टाइल बताया, मेरी इसके ऊपर भी पूरी वीडियो है, एपीए स्टाइल मैंने पूरे वेबसाइट से आपको वीडियो बना के दिए। और फिर मैंने आपको ये बताया 10th। देखिए क्वेश्चंस रिपीट कभी नहीं होते, बट कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो अगर आप सैम्पलिंग मेथड से पढ़ के जा रहे हैं, मैं आपको एक ही मतलब अगर मैं इसी स्लाइड से आपको 100 या 50 क्वेश्चंस बना के बता सकती, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है अपने को कि हम सॉरी कभी भी पढ़े तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखे। एमसीक्यूज आर difficult, but you can make it easy when you have a good conceptual understanding of all the concepts, or you understand the pattern and that
ओके तो अगर आप मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़ रहे तो फिर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो जरूर देखिए, और आगे अपने स्टूडेंट्स को भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर है गाइड से पीएचडी गाइड से अपने स्टूडेंट्स साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं कॉलेजेस में भी सेशन डिलीवर कर सकती हूँ, तो आप अपने कॉलेज में भी मुझे इनवाइट कर सकते हैं। ओके फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। और मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आपको पब्लिक हॉलीडे या हॉलीडे आने वाली है तो जरूर अपनी बुक्स को ओपन करके पढ़िए। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से हूँ, तो सेट एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर होगी 15 जून। फॉर्म्स अभी रिलीज नहीं हुए, जब फॉर्म्स आएगी मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगी। और नेट तो हमें पता अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज हम फिर से जून के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट रही है। ओके स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट।